नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ अमरनाथ यात्रा पर। ये यात्रा 8 जुलाई 2022 को जब बादल फटा उस समय शुरू होने वाली थी। तो घर में इसे लेकर उथल पुथल की स्थिति भी थी कि जाएं ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ का बुलावा आया और हम 8 जुलाई की ही रात को घर से निकल चुके थे, क्योंकि हमें सुबह की फ़्लाइट पकड़नी थी। तो रात को हम लगभग 2 बजे घर से निकले और 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। 5:30 बजे हम फ़्लाइट के अंदर पहुंच चुके थे और भगवान को बारंबार धन्यवाद कर रहे थे कि भगवान आपने कम से कम यात्रा शुरू तो की। टिकट को लेकर बार बार घर वालों का प्रेशर था कि कैंसिल कर दे, बादल फट गया है, बड़ी आपदा है, बहुत लोग चले गए हैं। लेकिन मैंने कहा टिकट कैंसिल करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि मैं श्रीनगर तक जाता हूँ, यदि स्थिति ठीक लगेगी तो आगे चले जाएंगे और नहीं तो श्रीनगर घूम कर ही वापस आ जाऊँगा। लेकिन भोलेनाथ की इच्छा कुछ और ही थी। चलिए आगे आगे देखते हैं होता क्या। इस वर्तमान वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली से उड़ते समय ये कैसी खूबसूरत लगती है। और साथ ही सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो सूर्य देवता भी हमारे बराबर में हमें बार बार दर्शन दे रहे थे। बादलों के ऊपर उड़ना, बादलों के ऊपर से फ़्लाइट को देखना निश्चित तौर पर किसी के लिए भी आकर्षक होगा, मेरे लिए भी ये किसी भी आकर्षण से कम नहीं। और ऊपर से जब हम पहाड़ों के ऊपर पहुँचे और ये आप देख सकते हैं नीचे श्रीनगर, यहाँ आप श्रीनगर की वादियाँ या श्रीनगर का जो आप कह सकते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है, रेजिडेंशियल एरिया पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे से कॉम्प्लेक्स में, वो आप देख सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर बहुत सुंदर लग रहा था। और हम लगभग 7:30 बजे के आसपास, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये 7:30 बजे के आसपास का है, यानी कि अभी शहर जगना शुरू हो रहा है और हम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते के साथ ही जो पहली प्राथमिकता थी वो थी यात्रा को आगे बढ़ाने की। तो इसके लिए कुछ आवश्यक काम पूरे करने थे। जैसे आप सबको पता ही होगा, इस बार अमरनाथ यात्रियों के दर्शन के लिए हमें एक टैग कार्ड बनवाना था। तो हवाई अड्डे पर उतरते के साथ ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता इसी कार्ड को बनाने की रही। आप विश्वास कीजिए, प्रशासन की ओर से इतने बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए थे कि उतरते के साथ ही हमें गाइड कर दिया गया, यदि आप अमरनाथ यात्रा पर हैं तो वहाँ पर एक डेस्क बनी हुई है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको यात्रा से संबंधित सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी। हमने तुरंत जाते के साथ ही अपना जो टैग कार्ड था वो टैग कार्ड बनवाया और यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल दिए। यात्रा इस समय बंद थी, लेकिन फिर भी हमें मार्गदर्शित किया गया कि आप अभी इधर उधर ना घूमकर सीधा पंथा चौक वाले शिविर पर चले जाइए, क्योंकि इस समय लाल चौक वाला शिविर जो है वो यात्रा रुकने के कारण फुल हो चुका है और इसलिए यात्रियों को पंथा चौक शिविर पर भेजा जा रहा है। तो हमें भी ये आइडिया ठीक लगा कि इधर उधर अभी वहाँ पर परिस्थिति अभी थोड़ी डाउटफुल सी थी, इधर उधर हमने घूमना उचित भी नहीं समझा और मन में एक श्रद्धा भाव भी ये था कि भोलेनाथ की यात्रा पर आए तो पहली प्राथमिकता उसी को रखी जाए। तो हमने गाड़ी की और वहाँ से हम सीधे पंथा चौक के लिए हम निकल चुके। ये हम वहाँ पर हम पंथा चौक पहुँच चुके थे लगभग 9 बजे। अब लेकिन मैं श्रीनगर से पंथा चौक का जो रास्ता है वो आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि अच्छा रास्ता है, शहर के बीचों बीच से भी होके जाता है, फ्लाईओवर वगैरह। रास्ते में आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे सामने ही कानवाई होकर गुजरी। तो कानवाई के गुजरने का एक लाभ हमें ये भी पता लगा कि जब कानवाई किसी एरिया से गुजरती है तो वहाँ की समस्त जो ट्रैफिक व्यवस्था उनको रोक दिया जाता है और पहली प्राथमिकता जो है वो कानवाई को दी जाती है। तो उसे गुजरता भी देखा हमने बराबर में से। और उसके बाद हम लगभग 9 बजे पंथा चौक पर हम यात्री शिविर पहुँच चुके थे। और ये जो यात्रा शिविर था या पंथा चौक जो शिविर है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं इसी के आसपास केवल ये एक महत्वपूर्ण पहाड़ है जो दिखाई देता है, नहीं पूरा का पूरा आसपास का जो क्षेत्र है वो मैदानी इलाका सा ही दिखाई देता है। तो यहाँ हम पहुँचे पंथा चौक शिविर में। यहाँ पर हमारे लिए का यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएँ मैं कह सकता हूँ यहाँ पर की गई थी। ये मेरी 6वीं या 7वीं अमरनाथ जी यात्रा थी और इससे पहले मैंने कभी इतने अच्छे इंतज़ाम नहीं देखे। तो निश्चित तौर पे सरकार को इसकी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई मेरी ओर से और समस्त तीर्थयात्रियों की ओर से, जिनके लिए इतने उचित सुरक्षा के इंतज़ाम भी और व्यवस्था के स्तर पर भी बहुत अच्छे जो इंतज़ाम किए गए उसके लिए भी। तो यात्रा बंद थी जैसे मैंने आपको बताया, तो हम इसी शिविर में जो कि CRPF के अंतर्गत पूरा एक तरीके से छावनी या लामबंद एरिया था जहाँ यात्रियों की
सुरक्षा और सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा था, जिसके अंतर्गत रहना, ठहरना, खाना, दवाई, यात्रा परमिट बनवाना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही स्थान पर उपलब्ध थी। तो हमने बिल्कुल इस यहाँ पर जो है ये यात्री शेड नंबर 2, काफ़ी शेड बने हुए थे यहाँ पर एक साथ, आप विश्वास कीजिए हज़ारों लोगों के रुकने की व्यवस्था थी और सबके लिए बहुत अच्छे से शौचालय वगैरह आदि की सुविधा भी थी। हम जैसे ही सवेरे 9 सवा 9 बजे यहाँ पहुँचे, 9:30 बजे हमारे लिए नाश्ता या भोजन जो भी आप जिसको कहें प्रसाद के रूप में वो उपलब्ध था और हमने इसे स्वीकार किया और पूरा दिन उपलब्ध था। समय समय पर यहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी उपलब्ध थी। जैसे आप देखें यहाँ पर हमने देखा कि यात्रियों के लिए, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं जैसे कि एक यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है और बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आपकी नॉर्मल सिम नहीं चलती है, यहाँ केवल पोस्टपेड सिम काम करती है और वो भी सारी नहीं कर रही थी। ये भी एक वास्तविकता, मेरे पास खुद पोस्टपेड सिम थी लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, वोडाफोन आइडिया की। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनकी सिम काम नहीं करती, उन लोगों के लिए अन्य एक यात्रा सिम आप कह सकते हैं जो यहाँ पर उपलब्ध थी 300 या 400 रुपये में। साथ में आप देखें यहाँ पर यात्रियों के भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हर भंडारे में, वो आप यहाँ भी देखेंगे पंथा चौक में भी और आगे बालटाल वाले शिविर में भी हम देखेंगे कि हर यात्रा शिविर जो है वो अपने लिए एक भोलेनाथ की प्रतिकृति बनाकर रखता है और पूरे आस्था भाव से उनकी पूजा पद्धति जो है उसको संचालित की जाती है और भक्तगण उसमें सम्मिलित होकर ईश्वरीय आशीर्वाद का आनंद लेते हैं। शाम को 9:30 बजे यहाँ पर रात को 7:30 पौने 8 बजे यहाँ पर हमने रात्रि भोजन का आनंद लिया और उसके बाद हम सो गए। अगले 2 दिन हमने मतलब यानी कि पूरा 9 जुलाई और 10 जुलाई हमने यहीं पर बिताया और 11 जुलाई की सुबह लगभग 8 बजे हमने पंथा चौक छोड़ दिया। जब हमने पंथा चौक छोड़ा तो उस समय मन में हम डाउटफुल थे क्योंकि 2 दिन से यात्रा रुकी हुई थी, तो कुछ लोग वहाँ से कानवाई जम्मू जा रही थी, तो लोगों को जम्मू के लिए तो छोड़ा जा रहा था लेकिन आगे बालटाल के लिए यात्रियों को पंथा शिविर से नहीं छोड़ा जा रहा था। तो हम भी पंथा चौक शिविर से यही कहकर चले कि एयरपोर्ट चल रहे हैं। और इस समय एक अच्छी बात ये है कि हमारे मथुरा के साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, तो हमारी टीम जो कि 3 लोगों की थी अब 6 लोगों की हो चुकी थी। तो कोई भी डिसीजन लेना, और वो भी अनुभवी आदमी थे हमारे मथुरा टीम के साथी नरेश जी, तो अब डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान भी हो रहा था। तो हम सब ने डिसीजन लिया कि बजाय एयरपोर्ट जाने के हम लोग बालटाल जाने का प्रयास करते हैं। तो जिस गाड़ी की व्यवस्था हमें हमारे फौजी भाइयों द्वारा कराई गई थी एयरपोर्ट के लिए, जब हमने उसके चालक से बात की तो चालक ने हमें कहा कि भाई साहब मैं आपको लेकर तो चल दूँगा लेकिन यदि रास्ते में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। हमने भी सैर स्वीकृति थी, कोई बात नहीं, अगर आगे यात्रा नसीब में नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन यात्रा नसीब में होगी तो हम बालटाल पहुंच जाएंगे। और ईश्वर की कृपा देखिए कि हम बालटाल पहुंच गए बिना किसी विवाद के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई का सामना करते हुए। और निश्चित तौर पर हम सबके चेहरे पर भी एक खुशी थी अंदर से कि हम बालटाल तो एटलीस्ट पहुँच रहे, कि एटलीस्ट यात्रा के अगले पड़ाव तक तो पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे आप यकीन मानिए उस दिन बालटाल में बहुत ही नाम मात्र की टैक्सियाँ या वाहन पहुँचे होंगे, बहुत ही कम टैक्सी वहाँ थी। हम लगभग 10:47 पर बालटाल चेक पोस्ट पहुँचे। ये जो भी आपने वीडियो देखा जब हमारे वो चेक हो रहे थे, वहाँ से लगभग हमें 2 से 3 किलोमीटर और आगे जाना था, जहाँ पर बालटाल मेन चेक पोस्ट, जहाँ पर यात्रियों को आगे बालटाल के सुरक्षा वाले शिविर के अंतर्गत, जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम हैं और रहने के भी, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये आप सामने देख सकते हैं कि हम बालटाल वाले चेक पोस्ट के अंतर्गत हमने एंट्री की। ये मथुरा के साथी दाढ़ी वाले हमारे और ये इनके दोनों साथी। यहाँ पर हमने अपना सारा सामान चेक करवाया, सब कुछ करा और उसके बाद यात्रा निश्चित तौर पर आगे बढ़नी थी तो आगे चलते गए। आगे आप देख सकते हैं यहाँ बालटाल जब पहुँचे तो एक मानो एक छोटा सा शहर इन्होंने पूरे तरीके से विकसित कर रखा था, जहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए, दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने लिए एक सिम की व्यवस्था की। तीनों साथियों के फ़ोन जो नहीं चल रहे थे, घर वालों को भी और परिचितों को अपने होने की या अपने सुरक्षित होने की जानकारी लगातार देनी थी, तो इसलिए सिम ली गई। इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव पहुँचे कि अब रुकने की व्यवस्था देखनी थी, क्योंकि यात्रा तो अभी यहाँ भी बंद थी, लेकिन यात्रा दोनों मार्गों से बंद होने के कारण यहाँ पर भीड़ लगभग ना के बराबर थी। भीड़ बहुत कम थी, जैसे पहले की यात्राओं में देख चुका हूँ या और साथियों के माध्यम से पता लगता है। ये बालटाल यदि आप अमरनाथ यात्रा के दौरान देखें तो सदैव भीड़ से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इस समय उस आपदा के चलते ही लगभग पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। तो दिन में हमने अपना सामान एक दिल्ली वाले भंडारे वालों के वहाँ सब रख कर हम जो है आसपास के क्षेत्र में घूमने निकले। तो दोपहर में ये भोजन चल रहा था, तो ये दिल्ली वालों का ही भंडारा था ये भी।
तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे भोजन का, प्रसाद का आनंद लिया। इन लोगों का सेवा भाव अगर आप देखें तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपको अपने घर वाले, आपके परिचित भी उस स्तर पर भोजन शायद नहीं कराते जिस स्तर पर ये लोग, क्योंकि ये लोगों की महत्वपूर्ण बात यह है इन भंडारों की, संचालकों की और इनके सेवादारों की, ये सभी लोगों में शिव का साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसा मैंने कई इनसे पूछा तो बताते कि हम सभी को शिव स्वरूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें भोलेनाथ के रूप में देखते हैं, और इसी भाव से हम भंडार लगाते हैं और इसी भाव से हम सबको प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं और उनको ग्रहण करने के लिए कहते हैं, और अपना सहयोग जो भी उसमें बन पाता है भोलेनाथ का आशीर्वाद मानकर हम करते हैं। उसके बाद हम देखने लगे कि आगे घूमने गए कि जहाँ से हम ठहरे हुए थे वहाँ से वो जो बालटाल की यात्रा, जिसे दोमेल बोला जाता है, वहाँ से यात्रा शुरू होती है, वो कितनी दूर है, तो ये दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास रही होगी। तो इस दौरान हमने, क्योंकि पूरा टाइम हम थकान तो हम क्या कहें, 2 दिन से तो हम पंथा चौक के शिविर में थे तो कोई समस्या थी ही नहीं। इस दौरान हम घूमते रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के भंडारे ही हम कहेंगे, उनको प्रसाद के रूप में जो जो चीज़ें उपलब्ध थी तो हम उसका आनंद लेते रहे, जो भी अपने आवश्यकता अनुसार। क्योंकि इसे स्वाद अनुसार मैं इसलिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इन प्रसाद को स्वीकार करते समय एक भक्त के मन में ये भाव भी होता है कि क्योंकि प्रसाद की जिसके साथ मान्यता जुड़ी हो, आप उसे बचा नहीं सकते। तो हमें भी यही डर था कि बचना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमेशा अपनी आवश्यकता से कम लिया, और जो भी लिया उसे सदैव हमने हमेशा समाप्त करने का ही पूरा प्रयास किया, और इसमें सफलता भी पाई। तो रात्रि भोजन किया हमने, शाम का भोजन, सॉरी, देख सकते हैं शाम का भोजन। और ये इस समय हम पहुंच चुके थे, ये पंजाब का गौड़ जिले, गौड़ मंडी के नाम से एक भंडारा था। हमने यहाँ पर भोजन का भी आनंद लिया, और जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने ये कहा कि मैंने इनको बताया कि हम 6 लोग हैं, तो क्या हम आपके पास रात को रुक सकते हैं, जिसकी इन्होंने शहर से स्वीकृति दे दी। लेकिन इन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ जो सोने के लिए व्यवस्था है वो अलग से ना होकर इसी पंडाल में आपको कंबल दे दिया जाएगा और आप उसमें सो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा एक आसान सा होता कि सबके साथ था, तो हमने भी उसको स्वीकार किया। और इसका लाभ हमें ये हुआ कि हम केवल जो दोमेल चेक पोस्ट है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ से केवल कुछ कदम की दूरी पर था। शाम की आरती के बाद, जब शाम को 7:30 बजे की आरती हुई, तो उसके बाद एक शुभ समाचार प्राप्त होगी, कल सुबह 3 बजे से यात्रा दर्शनों के लिए खुल जाएगी। ये सुनते के साथ ही तो मानो वहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया। और सवेरे 3 बजे आप देख सकते हैं कि 3 बजे हम लाइन में थे, और ये इस समय जो सामने आप देख रहे हैं, लगभग 4, सवा 4 के आसपास का टाइम है। हम इस समय अपनी यात्रा पर चल चुके थे। साथ ही दोनों साथियों के कारण घोड़े को लेना पड़ा, क्योंकि दोनों साथी शुगर के मरीज भी थे, शुगर की भी उन्हें व्याधि रही, और हार्ट के भी उन्हें थोड़ी सी व्याधि या बीमारी आप कह सकते हैं, और उन्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इनमें इस समय हम 6 बजे बराड़ी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर एक चाय की दुकान है। यहाँ पर अलग अलग तरह की, इन भाई के पास काफ़ी चाय है, जिसमें पहली चाय बता रहे हैं कहवा। ये कहवा है, ये कश्मीरी चाय है, इसमें दूध नहीं डालते हैं ये, और इसमें इलायची, दालचीनी, केसर, अदरक वगैरह सब होता है। और ये वाली इसमें मिक्स रहता है। ये क्या? अच्छा, कश्मीरी कहवा, मसाला इसमें मिक्स होता है। और ये अगली चाय कौन सी आपके पास? एक और चाय है आगे, ये हम तैयार करते हैं, जब अगली चाय वहाँ खत्म होने से पहले ये चाय तैयार होती है। तो इसमें भी आपने इलायची वगैरह डाल रखी है? सब कुछ डाल दो, ये अब तैयार हो गई। और इसके आगे भी ये नमकीन चाय। अच्छा, हाँ, जो यहाँ के कश्मीरी पीते हैं, ये नमकीन चाय जो कि कश्मीरी लोग पीना पसंद करते हैं। चाय पत्ती, जो चाय आप पीते हैं, चाय के ये साधारण चाय जो सामान्यतः लोग पीते हैं। तो बहुत सारी चाय की वैरायटी इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, इस समय हम बालटाल की ओर से अमरनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव बराड़ी पहुंच चुके हैं, जिसे इस यात्रा का मध्यम मार्ग माना जाता है, मध्यम पड़ाव माना जाता है। ये पूरी यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की पड़ती है इस रास्ते से, और ये बराड़ी मार्ग जो है ये लगभग 7 साढ़े 7 किलोमीटर के आसपास इस स्थान पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्थान जो है चढ़ाई के स्तर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये यात्री पीछे कहाँ से आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला ही है यहाँ तक, अब तक जो हम आए हैं। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ पर घोड़े वाले भी और सामान्य यात्री भी आराम करते हैं। यहाँ पर भंडारे उस तरह से नहीं, ये सब प्राइवेट शॉप्स हैं जो कि स्थानीय दुकानदारों द्वारा लगाई गई हैं। और यहाँ पर चाय वगैरह की काफ़ी वैरायटी आप उपलब्ध देख सकते हैं, ब्रेड वगैरह, जो भी सामान्य ज़रूरत का आवश्यकता का सामान है इस यात्रा में, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं।
साथियों, भराड़ी टॉप एक ऊंचाई वाले स्थल पर स्थित है और इस यात्रा के सबसे ऊंचे मार्गों में से एक है। यहाँ आने का सबसे बड़ा जो लाभ हम कह सकते हैं वो ये कि यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत अधिक बढ़ चुकी है। आगे आने वाले दृश्य और भी आश्चर्यचकित करने वाले थे। जैसे आप सामने पड़ने वाले इस खूबसूरत झरने को देख सकते हैं, ये संगम के आसपास का था और निश्चित तौर पर इसका बहता कलकल पानी मतलब आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है और यात्रा की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो भंडारा समिति है वो लोग आपकी सेवा के लिए उपलब्ध थी और भंडारा आपके लिए भंडारा प्रसाद उपलब्ध था। इतनी ऊंचाई पर बहुत ही वैरायटी तो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो भी उस समय उपलब्ध था, क्योंकि आपको बताया कि जानकारी हमने शुरू की है, तो ये जो प्रसाद मिला, चाय मिली, हलवा चने चाय, मतलब इसने मतलब मानो शरीर में एक अमृत के समान कार्य किया। यहाँ कुछ समय का विश्राम भी किया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर भी जो सुंदरता है वो अद्वितीय थी, बहुत ज़्यादा। ये संगम टॉप से आप नीचे देख सकते हैं कि आर्मी बेस कैंप और जो यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए आर्मी जिंदाल करेंगे, सामने आप देख सकते हैं पुलिस से आते यात्रियों को। यहाँ पर एक और बड़ी बात रही कि हमने यहाँ पर मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा ट्रैफिक जाम देखा जिसमें गाड़ियाँ नहीं, केवल घोड़े और ना के बराबर पैदल यात्री। लगभग 1 से 1.5 घंटे का जाम रहा और ये जाम जो है लगभग संगम मार्ग जहाँ दोनों स्थान मिलते हैं वहाँ तक बना रहा। धीरे धीरे से ही हम अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके थे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन की ओर। तो जहाँ तक अमर गंगा के पास में घोड़े छोड़ते हैं वहाँ हमें उन्होंने छोड़ा और ये हमारे साथी सबसे पीछे रह गए थे। ये इनका घोड़ा पीछे रह गया था उस जाम में, जिस वजह से पीछे रह गए। यात्रा की थकान भी थी और भूख भी लगी थी। तो जब यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने यहाँ गुफा के पास, गुफा से लगभग जो आप सामने क्षेत्र देख रहे हैं ये अमर गंगा के बिल्कुल नज़दीक का क्षेत्र है। यहाँ पर यात्रियों के रहने, ठहरने, खाने सब सुविधाएं उपलब्ध थी। तो सबसे पहले उस समय प्रसाद उपलब्ध था, हमने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद माँ अमर गंगा में स्नान किया और उसके बाद हम दर्शन की ओर चल पड़े। भोलेनाथ के दर्शन हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हुए क्योंकि भीड़ में बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ नदी बराबर थी और हमसे 4 दिन पहले यात्रा बदली। जिस दिन हमने दर्शन किया उसके दिन चार गया। तो भगवान भोलेनाथ को बहुत बहुत रही। वापसी में भी हम सवेरे 12 जुलाई को हम जो सवेरे 13 जुलाई एक बड़े यादगार बनिहाल टनल पार करते के साथ ही फिर एक विशाल भंडारा था और हमारे बस का भी कोई, हमने रास्ते में कोई पड़ाव लिया भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने इस पड़ाव को लिया और यहाँ पर हमने प्रसाद ग्रहण किया। और आप देख सकते हैं कि भंडारा जो है, पहले ही भंडारे अलग अलग स्थानों पर लगते थे, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन सभी सुविधाओं को, सारे भंडारों को एक साथ इस टनल के बाहर स्थापित कर दिया गया ताकि सभी सुविधाएं और सभी यात्री एक साथ ही एक स्थान पर रुके। बहुत विशाल भंडारा था और बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये भंडारा आप देख सकते हैं यहाँ पर था। और यात्रियों के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासनिक स्तर पर इतने सुविधा के इंतजाम थे कि अमरनाथ यात्रा जो, अगर मैं आज से पहली बार अमरनाथ यात्रा 2003 में मैंने की थी, उसकी अपेक्षा ये यात्रा हर तरह से बहुत ही। रात को हम सब उत्तर संपर्क क्रांति थी हमारी ट्रेन 8:30 जो कि हमने पकड़ी और हमारी यात्रा का सफल समाप्त।